बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखो ध्यान, तभी मिलेगा सम्मान। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में पूरी धरती हरे चादर से लिपट जाती है और इस वक्त जो है काफ़ी कृषि कार्य किए जाते हैं, लेकिन अभी का जो वक्त है वो कृषि समाचार का है। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के किसान को अनुदान पर सोलर पंप सेट देने की है योजना। गुमला के किसान उद्यान विकास योजना से ले सकते हैं लाभ। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। झारखंड नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण की ओर से पीएम कुसुम योजना के तहत लातेहार के किसानों के बीच सोलर पंप सेट का वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत चुने गए लाभुक किसानों को 2 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट के लिए 5,000 रुपए का अंशदान देना होगा, जबकि 3 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 7,000 और 5 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप सेट के लिए 10,000 रुपए का अंशदान देना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय लातेहार में 31 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। गुमला जिला में उद्यान विकास योजना के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें कई विषयों पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके अलावे किसान मिर्च, ओल, अदरक और पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, खुले खेत एवं संरक्षित संरचना में फूलों की खेती, गृह वाटिका की स्थापना, खरीफ एवं रबी सब्जी की खेती, मशरूम कीट वितरण, स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती, पॉली हाउस निर्माण और फल फूल तथा सब्जी पौध बिचड़ा उत्पादन के लिए अनुदान ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय में 31 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। राज्य के जो किसान इस मौसम में सब्जी फसल की खेती करने जा रहे हैं, वे इसके लिए ऊंची जमीन का चुनाव करें, जल निकास की व्यवस्था रखें, अच्छी तरह से खेत की जुताई करें, साथ ही रोगों से बचाव के लिए बीजोपचार करके ही बुआई करें। किसान भाइयों, अगर खरीफ में हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि हम ऐसी जगह सब्जियों की खेती करें जहाँ पर पानी जल जमाव ना हो। इसके लिए कोशिश करें कि हम लोग टाड़ में या मध्यम ज़मीन जहाँ पर पानी न जमता हो उस क्षेत्र का चुनाव करें। चुनाव करने के बाद हम जो फसल ले रहे हैं, जैसे लतर वाली फसल ले रहे हैं, जैसे कद्दू, करेला, नेनुआ, झींगा या फिर भिंडी अगर हम ले रहे हैं तो उसका बीज अच्छी तरीके से अच्छी प्रजाति के अनुसार उपचारित करें। किसान भाइयों, रबी मौसम में मिर्च की खेती के लिए अभी से लेकर अगस्त तक फसल लगा सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला, KA2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। धान की खेती के लिए खेत में पर्याप्त जल जमाव का होना जरूरी है। वर्षा जल को रोकने के लिए आप अपने खेत की मजबूत मेड़बंदी करें। किसान भाइयों, आप अपने खेत में मेड़ बनाने के लिए कृषि उपकरण बंड फार्मर का उपयोग करें। आज हम जानेंगे मिर्च फसल को रोग और कीट से बचाव के उपाय के बारे में।
किसान भाइयों, आप किसी भी मौसम में मिर्च फसल की खेती करें। इसे रोग और कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज की दर से 5 मिलीलीटर स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस सॉल्यूशन दवा का उपयोग करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, बरसात के वक्त में कृषि कार्य जो है काफ़ी आसान हो जाता है और इस वक्त जो है कृषि कार्य लोग करते हैं। और बागवानी फसल अगर आपने की हुई है तो इसकी देखभाल काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार वहाँ पर निकलते हैं, जिसकी सफाई करना, उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी जानकारियों को लेकर
हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में विराजमान हैं, तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप वर्षा काल में मुख्य खेती के साथ साथ कई तरह की फसलें और भी लगाते हैं, जिसमें उद्यानिकी भी शामिल है। बहुत सारे बागवानी फसलों को भी आप लगाते हैं। बागवानी फसलों की खेती इस वक्त यानी कि वर्षा काल में आप कैसे करें, और साथ ही साथ वर्षा काल में जो पानी की फसल है, जो उद्यानिकी फसल है, आप उसकी देखभाल कैसे करें, आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में इस विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेश कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश कुमार KVK दिव्यांग में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपको स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं इस मौसम में, तो सबसे पहली बात कि जो तैयारी करना चाहते हैं, बागवानी फसल लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपका? देखिए किसान भाई, अभी जो है वर्षा का समय है और पूरा झारखंड एक ऐसा है कि यहाँ पर बेमौसमी सब्जियों की खेती के लिए प्रचुर संभावना है जी। और उसी के तहत यहाँ पर उनको ज़्यादा मुनाफा भी मिलता है, लाभ भी मिलता है। तो किसान भाई चाहते हैं कि ऑफ सीजन जो खेती होती है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊपरी जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार का जो मानसून है वो थोड़ा सा हम समझते हैं कि कम हो रहा है, और वो सब्जी की खेती के लिए अमूमन बहुत अच्छे है कि इसलिए कि जो किसान पहले से सब्जी लगाए हुए हैं या लगाने के सोच रहे हैं, तो उनके लिए ऊपरी ज़मीन काफ़ी सूखा हुआ है और वहाँ पर वो आसानी से तैयारी करके उसकी खेती कर सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि उनको जो है जो ऑफ सीजन की जो वेराइटियां हैं, किस्में हैं, उसको वो ज़रूर जो है वैसे अनुशंसित जो संस्थाएं हैं जहां से प्रमाणित बीज उनको उपलब्ध हो, वो संस्था से उनको बीज को लेनी चाहिए। और जो नर्सरी बेड है वो ज़मीन से कम हम लोग इसको सलाह देते हैं कि बरसात है इसलिए ज़मीन से 6 इंच ऊपर 1 मीटर चौड़ा और आवश्यकता अनुसार से लंबा जो है, जितना बड़ा उनको बेड की आवश्यकता है उतना बड़ा जो है वो बेड बना ले। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये बात हो गई जो हम फसल लगाते हैं, ये अनाज लगाते हैं, उसके साथ सब्जी लगाते हैं। इस समय बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो फल के पौधे भी लगाते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये एकदम उनको राइट समय है। हम कहते हैं कि जो किसान भाई अगर मान लीजिए कि फलदार पौधा लगाने के लिए चाहते हैं, तो अमूमन होता क्या है कि झारखंड में जो है जो भी किसान फलदार पौधा लगाना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ 2 कुदाल ऊपर से मिट्टी हटाते हैं और वहाँ पर जो भी उनको आम, अमरूद, लीची, नींबू, शरीफा, पपीता लगाने होते हैं उसको लगा देते हैं। लेकिन वो गर्मी में बर्दाश्त नहीं करता है, वो जो है वो पौधा जो है स्ट्रेस से, वाटर स्ट्रेस रहता है और वो सूख करके जो है मर जाता है। वैसी परिस्थिति में किसान बंधु अगर वो चाहें तो वो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो गड्ढा अपना जो तैयार करते हैं वो 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा जो है वो गड्ढा, अगर मान लीजिए 10-15 दिन पहले अगर कम से कम वो खुदाई कर ली हों, ऊपर की मिट्टी को वो एक तरफ रखें, नीचे की मिट्टी को एक तरफ रखें। तो इस तरह से 2 भाग जो है वो मिट्टी को अगर निकाल देते हैं तो ऊपर की मिट्टी में लगभग जो है 25 से 30 किलो कंपोस्ट खाद मिला के उसको नीचे भरते हैं और फिर जो है नीचे की मिट्टी को फिर उसके बाद भर देते हैं। एटलीस्ट जिनके पास पहले से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करना और कंपोस्ट मिला कर डालें उसमें। ऊपर का मिट्टी जो होता है वो काफ़ी तैयार होता है, उसमें जीवांश की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है और वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, जल धारण करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो वैसी परिस्थिति में जब मिट्टी को हम एक्सचेंज कर देते हैं तो पौधा जो है वो गर्मी में मरता नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। किसान भाई ये चीज़ नहीं करते हैं और उसके वजह से ये समस्या आता है। तो ये चीज़ जो है किसान भाई को इसको जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भी मान लीजिए कि कभी ऐसी परिस्थितियां हो तो किसान बंधु जो है उसको कम से कम कंपोस्ट खाद दे करके जरूर जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है उनको बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी ऐसे बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो लगाते हैं, उनके मन में, उनके जहन में एक बात रहती है कि जो जगह हम लगाएं, जो फलदार पौधे हैं जो जगह पर जिस जगह पर लगाएं या जो बाग हम चुनाव करें उसमें किस तरह का चुनाव करना चाहिए, ऊंची ज़मीन हो या चूँकि बरसात की बात है तो क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग जो है झारखंड हम समझते हैं कि यहाँ का जो पूरा टोपोग्राफी है वो अपलैंड जो यहाँ का क्षेत्रफल है, जो ऊपरी भूमि बोलते हैं, टाण भूमि बोलते हैं, तो ये टाण भूमि जो है वो फलदार बगीचा के लिए सबसे जो है
उपयुक्त भूमि है, क्योंकि यहाँ पर का जो क्लाइमेट है, हम लोग जो वातावरण देख रहे हैं यहाँ पर, वो आपका आम, नींबू, शरीफा, पपीता, जामुन, केला, इस सारे मतलब पौधों के लिए, फलदार पौधों के लिए इतनी अच्छी जलवायु और ऊपरी ज़मीन है जिसको वो बागवानी में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि किसान बंधु को जो है यहाँ पर झारखंड में जो बागवानी फसलें हैं, चाहे वो सब्जी की फसलें हो या फलदार फसलें हो, और पशुपालन, ये दो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको अगर किसान भाई करते हैं तो ये एक अतिरिक्त आय का भी सोर्स है। और ये इससे क्या होगा कि वो खेती बाड़ी जो मेन सीजन में करते हैं उसके अलावा भी उनको लाभ मिलता है। तो ये ऊपरी जमीन को उसमें इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर बिल्कुल जल जमाव ना हो और जीवांश पदार्थ की मात्रा जहाँ पर ना हो, वहाँ पर अगर ग्रीन मैन्योरिंग, अगर मान लीजिए हरी खाद वो उनके पास नहीं है तो ढैंचा वगैरह या पेड़ के पत्ते वगैरह को सड़ा करके उसका व्यवहार करें, तो वो उनका जो है वहाँ पर क्या होगा कि पौधे भी जीवित रहेंगे और वहाँ पर जो है खेती बाड़ी भी वो कर सकते हैं, ताकि वो भी पौधा भी बाद में सस्टेन हो जाएगा, यानी जीवित हो जाएगा और उस दोहरा वो काम से लाभ ले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो सीधे पौधे लगाते हैं और बहुत सारे किसान भाई हैं जो कलम के द्वारा भी पौधे लगाते हैं। तो क्या व्यवस्था लेनी चाहिए किसान भाइयों को, किस तरह से ये करना चाहिए? देखिए, हम तो मतलब किसान बंधु को ये सजेशन देना है या सलाह देना चाहेंगे कि किसान बंधु, आज का समय बीजू पौधे का नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी आदमी अगर व्यावसायिक खेती करना चाहता है तो वो जो है बहुत ऐसे प्रजाति जो कि अच्छी उत्पादन देने वाली क्षमता हो, अच्छी गुणवत्ता का हो और बाजार में जिसका ज़्यादा मांग हो, तो वो ग्राफ्टिंग पौधे हो सकते हैं या कलमी पौधे हो सकते हैं, या हम लोग देखते हैं कि वो पैच ग्राफ्टिंग हो या एयर लेयरिंग हो, इस तरह के तमाम तरह के जो अच्छी गुणवत्ता के पौधे जो बने होते हैं। और वो वैरायटी हमको पता होनी चाहिए कि इस झारखंड के जो क्लाइमेट है, वातावरण में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना अच्छा उत्पादन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो जो है सिलेक्शन करके। और चूंकि क्या होता है कि फलदार पौधे जो ग्राफ्टेड होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ऊंचाई भी कम होती है, और जैसा आप चाहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग, यानी पौधे को एक शेप भी दे सकते हैं, आकृति भी देख सकते हैं, और उसके अनुसार से उसमें खाद, बीज, दवा भी जो है आसानी से आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब प्रबंधन कर सकते हैं, जिसके वजह से हमको अच्छा उत्पादन भी होगा, अच्छे गुणवत्ता का। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बेर का जो किस्म आता है वो, चूँकि झारखंड जो है वो क्या है कि यहाँ पर मतलब जो बेर का कोई मेंटेनेंस होता नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ पर फलन है, तो वो एक इसमें जो कम से कम देसी बेर की तो फलन बहुत अच्छी है। तो वही बेर का इसमें एक एप्पल सुंदरी है या बनारसी कड़ाका, ये 2-3 किस्में हैं जिसको इस क्षेत्र में कॉमर्शियल लिया जाए तो आजकल एप्पल के सेब के जैसा जो है सुंदर सुंदर बेर आ रहा है। और झारखंड के लिए हम समझते हैं कि बेर और शरीफा, ये दो एक ऐसे माइनर क्रॉप है जिसको लार्ज स्केल एरिया में करें, अमरूद की खेती करें, इसकी काफ़ी जो है संभावना है और इससे किसान जो है वो काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं, जैसे आपने प्रूनिंग की बात की, तो प्रूनिंग किस समय किस तरह से किया जाना चाहिए ताकि किसान भाइयों को लाभ मिले इसका? देखिए, प्रूनिंग की जहाँ तक हम बात करते हैं पौधों की, तो इसमें 2 तरह का जो है प्रूनिंग हो सकता है। एक तो जिस समय मान लीजिए कि कभी होता है कि पौधे पतझड़ होते हैं, उसके पत्ते जो है ड्रॉप हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, उस समय जो है अपनी आवश्यकता अनुसार पौधे को एक शेप देना है, आकृति देना है, पौधे आपस में लड़े हुए नहीं हो, रोगग्रस्त नहीं हो, सूखे हुए नहीं हो, तो ऐसे जो है शाखा को हमको बहुत सावधानी के साथ उसको वर्टिकल जो है उसको नीचे से ऊपर की ओर कट करना चाहिए सिकेटियर और प्रूनर के सहायता से, ताकि जो है उसमें शाखा चटके नहीं, फटे नहीं, इस बात का ध्यान है। और काटने के बाद आप ब्लू कॉपर का जो है उसमें लेप लगा दें ताकि वहाँ से वो सड़े नहीं, डाईबैक जो समस्या आती है सूखने की वो नहीं हो। और एक इसमें ऐसा है कि जब फलन कोई भी चीज़, मान लीजिए कि फल है, अगर उसका फल जो है जिस समय मिल गया उसके बाद आप उसको प्रूनिंग कर सकते हैं, या इसका बेटर हम लोग बोलते हैं कि बरसात के बाद जो है या बरसात के पहले वो भी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फल पौधे, जैसे फल पौधे हैं उसके अनुसार से पौधे को हमको प्रूनिंग करने चाहिए। और कोई भी फलदार पौधे अगर लगाते हैं तो हमको क्या करना है, ज़मीन से 1 मीटर ऊंचे ही उसके ब्रांच को लेना है, उसके नीचे जो है वो हम लोग खाली रखते हैं ताकि उसमें छोटे मोटे जो ऑपरेशनल प्रक्रिया है, जोतना है, कोड़ना है, पटाना है, उसको जो है सफाई करना है, तो उससे पौधे भी जो है एक आकृति में रहते हैं और अच्छा उत्पादन भी देता है और एक शेप भी लेता है।
तो एक फलदार पौधे और एक मान लीजिए कि ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो एक झाड़ी के नुमा जो है हो जाता है। तो फलदार पौधे को फल लेना है, इसलिए उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रेनिंग प्रूनिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब किसान भाई बागवानी फसलों की खेती करते हैं, खासकर जो आप बता रहे हैं, आम हो, लीची हो, केला हो, अमरूद हो, कई बार देखने को मिलता है खासकर कुछ खास मौसम में कि पत्तियां खराब हो जाती हैं, पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा उपाय हम पहले से ही करके रखें ताकि कीड़े नहीं लगे और वो नष्ट नहीं हो। कई तरह के रोग भी होते हैं और विभिन्न फसलों में विभिन्न रोग होते हैं, लेकिन कीड़ों के बचाव के सामान्य तरीका हो सकते हैं। क्या क्या जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये तो प्रबंधन की बात है। जब हम कोई भी फलदार पौधे अगर लेते हैं तो कीड़े रोग बीमारी उसमें लगना ही लगना है। अगर कीड़े रोग बीमारी का प्रबंधन हम लोग शुरुआती अवस्था से कर लें तो वो क्या होता है कि हमको मतलब फलन भी अच्छे मिलते हैं, अच्छी गुणवत्ता के मिलते हैं, बाजार मूल्य भी अधिक मिलता है। तो सबसे पहले हमको कोशिश करना है, मान लीजिए कि हम लोग आम की ही बात करते हैं तो आम में क्या होता है कि उसका जो है 2 कीट है। एक मैंगो मीली बग होता है, वो उसका नीचे में जो तना का जो क्षेत्रफल है वहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर उठ करके टहनी में चला जाता है। दूसरा उसका हॉपर है। हॉपर जो इंसेक्ट है, जैसे ही फूल आएगा वो पूरा उसका रस चूस जाता है और उसके बाद आम में बढ़िया फलन नहीं होता है और वो ट्रंक में छिपा हुआ रहता है, वो जो है तना में छिपा हुआ रहता है। अगर किसान भाई इस चीज़ को समझ लेते हैं तो वो क्या है कि शुरुआती स्तर पे जिस समय मान लीजिए कि वो प्रबंधन कर रहे हो और मान लीजिए कि उनका जो है दिसंबर जनवरी का समय हो और उस समय अगर वो नीचे में थोड़ा सा गुड़ाई कर देते हैं, होइंग कर देते हैं, तो वो कीट जो छुपे हुए रहते हैं मिट्टी के नीचे वो एक्सपोज हो जाते हैं, वहाँ पर कोई चिड़िया आकर के चुके उसको भी ख़त्म कर देती है। और एक पॉलीथीन का जो है हम बोलते हैं कि एक बार उसमें अगर जो टनल है या ट्रंक है उसमें अगर वो एक राउंड घुमा के और ग्रीस या उसका कोई भी ग्लू को अगर लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो मिली बग है जो कैरल करके चल करके जो ऊपर जाती है तना में वो नहीं जा पाएगा। ट्रंक में जो है चूंकि लपेट दिए तो वहाँ पर जो मैं बोला कि जो मधुआ जो सबसे महत्वपूर्ण कीट है वो छिपा हुआ रहता है, उसको जो है हम मैनेजमेंट जो है कर सकते हैं कि वो भी वहाँ से हट जाएगा, तो फिर वो भी जो है उसका इंसिडेंस या आक्रमण जो है कम होगा। एक तो इन जनरल है कि हम लोग ये आपका जैसे जो भी फल लेंगे उसमें प्रबंधन, लेकिन आप सामान्य तौर पे अगर देखें तो उसमें हम लोग रस चूसने वाले अगर कोई कीट होता है तो नीम बेस्ड, चूँकि हम चाहते हैं कि पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी बना रहे, तो इसके लिए जो नीम से निर्मित जो दवा होती है या घर में जो निर्मित दवा है उसको रेगुलर आप जो है 1 आध महीना के अंतराल पे एक सिंपल जो है मतलब रूटीन कहिए कि उसको अगर स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें, तो हम समझते हैं कि उसका आसपास में उस कीटों का जो है आक्रमण कम होगा। और कुछ जो है आप हम लोग जैसे सस्यगव्य वगैरह बनाते हैं या मान लीजिए कि और ज़्यादा जो है कुछ ऐसे पोषक तत्व है जिसको हम लोग बोलते हैं कि पंचगव्य है, तो उसका अगर छिड़काव कर देते हैं तो पौधा जो है वो हरा भरा भी रहता है, उसका ग्रोथ भी बढ़िया रहता है और कीड़े बीमारी भी कम आते हैं, फल भी अच्छे रहते हैं, अच्छी गुणवत्ता का होते हैं। तो ये किसान बंधु को चाहिए कि जो भी मान लीजिए कि फलदार पौधे के बारे में सोच रहे हैं तो वो उनका प्रबंधन जो है वो फलदार पौधे के हिसाब से करें। ये नहीं कि वो जंगली पौधे कोई लगाए हैं उसको लगा करके और उसका छोड़ दिए, कोई देख रेख नहीं किए, क्योंकि उनसे फल लेना है तो प्रॉपर उसका मैनेजमेंट चाहिए, प्रबंधन चाहिए, सिंचाई चाहिए, कटाई जो है उसका गुड़ाई चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो फलदार पौधे लगाते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा कि उसको छोड़ देते हैं तो उससे बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, तो निरंतर निराई गुड़ाई जो अगल बगल का क्षेत्र है उसका भी साफ सफाई किया जाना चाहिए। इसके साथ बहुत सारे फल कई दफ़ा देखते हैं कि फट जाते हैं, नुकसान हो जाता है, तो क्या खाद वगैरह का भी प्रबंधन बाद में भी किया जा सकता है उनमें? बिल्कुल। देखिए, फलदार पौधे लगाने के लिए उनका क्या है कि जो हम लोग बोलते हैं कि शुरुआती स्तर पे अगर हम लोग देखते हैं कि जब पौधा गड्ढा हम लोग तैयार करते हैं उसी समय हम लोग 10 साल का जो डोज है उसको हम लोग उसमें ऐड करते हैं, तो लगभग जो है आप 2 किलो हम लोग बोलते हैं कि उसमें करंज खली होना चाहिए, 1 किलो चूना होना चाहिए, 500 ग्राम DAP होना चाहिए, 400 ग्राम जो है वो आपका
MOP होना चाहिए। तो इस ढंग का एक प्रोपोर्शन बना हुआ है, उसको हम मिला करके उसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा जो है लिंडेन डस्ट है या अभी मान लीजिए कि हम फिप्रोनिल जो डस्ट है उसको उसमें हम लोग डाल देते हैं ताकि चींटी वगैरह से बचाव के। अगर कोई मान लीजिए कि कीड़ा बीमारी है तो वो भी उससे जो है नियंत्रण हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मान लीजिए कि वो जो डोज है वो क्या होता है कि मान लीजिए 10 साल में मीट करना चाहिए। तो प्रत्येक साल जब वो मान लीजिए उसको हम लोग फर्टिगेशन करने की बात करते हैं तो प्लांट का कैनोपी एरिया होता है, जहाँ तक उसका छाया जाता है वहाँ तक उसके रेडियस में जो है वो फीडर रूट जाते हैं। फीडर मतलब वो पोषक तत्व जो है जो बाहर में जो जड़ रहते हैं वही पोषक तत्व मिट्टी से अवशोषित करते हैं घुलनशील मात्रा में। तो उनको एक रिंग बना के 1 फीट चौड़ा 1 फीट गहरा जो है उसका हम लोग 10 भाग बांट लेंगे। मान लीजिए कि हम 2 किलो रखें तो हम यहाँ पर 200 ग्राम जो है आज इस साल डालें, फिर अगले बार 400 ग्राम डालें, फिर 600 ग्राम डालें। प्रत्येक साल वो मात्रा को मीट करते हुए लास्ट में 10वां साल आपको जो है जो शुरू में डोज गया है वो डोज को हम लोग देंगे और रिंग उसका जो है वो प्रत्येक साल बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं बरसात के शुरुआत में, या जब मान लीजिए हम लोग ट्रेनिंग किए पौधे को तो फलन लेने के बाद उस समय आप फर्टिगेशन करके अगर चाहें, जैसे आपने बताया कि फल फट भी जाते हैं तो फट जाते हैं, वैसी परिस्थिति में बोरन का डिफिशियंसी जो है ये सिंपल बात है कि जो क्रैकिंग होता है, बोरन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसका जो है अगर मान लीजिए कि पूरा अगर आपके उस क्षेत्रफल में जो है वहाँ उसकी कमी है तो ये क्रैकिंग समस्या आ सकता है। तो वैसी परिस्थिति में किसान बंधु बोरन का छिड़काव भी कर सकते हैं, बोरिक एसिड का भी छिड़काव कर सकते हैं, फल का साइज भी बड़ा होगा, स्वीटनेस भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ किसान बंधु कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप बागवानी फसल लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।